Hello students, a very good morning to you. How are you? I hope you all okay and doing your work properly. So dear students, yesterday we have already completed the different type of organelles, that is endoplasmic reticulum, Golgi complex, lysosomes and vacuoles. Now let's start the next topic of the chapter, that is chapter 8 of class 11, the cell, which is the unit of life. So now अभी हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में पढ़ेंगे. आप ऑलरेडी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में छोटे क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, क्योंकि इसमें एनर्जी स्टोर होकर रहता है इन द फॉर्म ऑफ एटीपी, और एटीपी को बोलते हैं एनर्जी करेंसी. तो इसके अंदर हम देखेंगे, क्योंकि आप हायर क्लास में हो, अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में डिटेल स्टडी करेंगे. ये माइटोकॉन्ड्रिया है क्या, ये कहाँ पे होता है और इसके क्या अलग अलग फंक्शंस होते हैं, क्या ये सिर्फ एनर्जी बनाता है या कुछ और करता है. ठीक है. तो माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि आप सब जानते हैं एक स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. ठीक है. और ये तभी विजिबल होगा जब हम इसको स्टेन करेंगे. ठीक है. सो माइटोकॉन्ड्रिया कैन बी सीन थ्रू स्टेनिंग. माइटोकॉन्ड्रिया को देखने के लिए हमें उसको कलर करना पड़ेगा, तब जाके हमें माइटोकॉन्ड्रिया दिखेगा. और ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होती है सेल के अंदर, ये एक मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल है. और ये अंदर मीन्स सेल के अंदर ये अलग अलग शेप में भी विजिबल होता है, और इसकी जो नंबर होता है वो भी वेरी करता है डिपेंडिंग ऑन द फिजियोलॉजी ऑफ द सेल. मतलब सेल कितना एनर्जी यूज कर रहा है या कितना उसके अंदर फंक्शंस हो रहा है, उस पर डिपेंड करके माइटोकॉन्ड्रिया वेरी करता है. मीन्स माइटोकॉन्ड्रिया का जो मेम्ब्रेन है वो वेरी करता है. क्लियर है. सो जैसे कि आप जानते हो ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है. डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर बताया था मैंने आपको क्लासरूम में कि डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर क्या होता है. इसके आउटर लेयर भी होता है, इनर लेयर भी होता है, और साथ में इसके अंदर इसका खुद का कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी होता है. तो इसलिए इसको क्या बोलेंगे हम, डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर. क्लियर स्टूडेंट्स. सो ये जो डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, अगर आप डायग्रामेटिकली इसको देखते हो तो ये आपको कुछ ऐसा दिखता है. ये आपको ऐसे दिखेगा. ये इसके मेम्ब्रेन्स है, और इस मेम्ब्रेन्स के अंदर आप देखे होंगे ऐसा होता है इसका स्ट्रक्चर. ठीक है. इसका स्ट्रक्चर ऐसा, ये माइटोकॉन्ड्रिया है. और माइटोकॉन्ड्रिया जैसे कि मैंने आपको बताया इसके दो मेम्ब्रेन है, एक आउटर मेम्ब्रेन और एक इनर मेम्ब्रेन. सो आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या है और इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है, ये हमें देखना है. और इसके अंदर होता है मैट्रिक्स. ये हो गया आपका मैट्रिक्स, ये हो गया आउटर मेम्ब्रेन, और ये जो है इसको इनर मेम्ब्रेन बोलते हैं. आउटर मेम्ब्रेन, क्योंकि ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है तो इसका एक आउटर मेम्ब्रेन भी है, एक इनर मेम्ब्रेन भी है. और इसके अंदर मैट्रिक्स प्रेजेंट होता है. और ये जो मैट्रिक्स है मीन्स इनर और आउटर मेम्ब्रेन, ये दोनों कैसे डिवाइड होते हैं, हम किस बेसिस पे इनको बोलेंगे कि आउटर मेम्ब्रेन है ये इनर मेम्ब्रेन है. इनके बीच में एक एक्वस मेम्ब्रेन फॉर्मेशन होती है. ठीक है. एक एक्वस लेयर होता है दोनों मेम्ब्रेन के बीच में, मीन्स बिटवीन द आउटर एंड इनर मेम्ब्रेन, इनके बीच में एक होता है एक्वस मेम्ब्रेन. और ये एक्वस मेम्ब्रेन क्या करता है, ये आउटर कंपार्टमेंट और इनर कंपार्टमेंट में इसको डिवाइड करता है. और जो आउटर कंपार्टमेंट है इसमें से इसका बस काम है प्रोटेक्शन करना, बट जो इनर कंपार्टमेंट है, इनर कंपार्टमेंट से बहुत सारे इनफोल्डिंग्स निकले हुए होते हैं. ठीक है बेटा. और इनर फोल्डिंग्स को और इनर मेम्ब्रेन को ही मैट्रिक्स कहा जाता है. और ये इनर मेम्ब्रेन से कुछ फोल्डिंग्स लटक रहे होते हैं टुवर्ड्स द मैट्रिक्स, और इसको हम मैट्रिक्स बोलेंगे. क्लियर. वी कैन से दिस एज मैट्रिक्स which are hanged from the inner membrane of the mitochondria. Clear students?
और जो आउटर मेम्ब्रेन से इनफोल्डिंग्स निकलती है उसको क्रिस्टी बोला जाता है। तो मैट्रिक्स बोलेंगे इनर मेम्ब्रेन से निकला हुआ, और आउटर मेम्ब्रेन से जो निकलेगा उसको क्या बोलेंगे, क्रिस्टी। और इसका सिंगुलर क्या है, क्रिस्टा। दोबारा रिपीट करती हूँ, माइटोकॉन्ड्रिया एक स्पेशल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है, मेंस ये डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसका आउटर मेम्ब्रेन होता है, इनर मेम्ब्रेन होता है, और ये आउटर इनर मेम्ब्रेन को जो डिवाइड करता है वो एक्वस लेयर होता है। और इनर मेम्ब्रेन को हम मैट्रिक्स बोलेंगे और आउटर मेम्ब्रेन को हम क्रिस्टा बोलेंगे। मीन्स इनर मेम्ब्रेन से मैट्रिक्स निकला हुआ होता है और आउटर मेम्ब्रेन से क्रिस्टा निकला हुआ होता है। ठीक है स्टूडेंट्स। सो जो मैट्रिक्स होता है इसके अंदर तो एटीपी फॉर्मेशन होती है, और जो क्रिस्टा होता है, ये क्रिस्टा ये क्या करता है, सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, इंक्रीजेस द सरफेस एरिया। सो क्रिस्टा का काम क्या होता है, ये सरफेस एरिया को इंक्रीज करता है, और इसका स्पेसिफिक एंजाइम्स होता है जो कि एसोसिएट होता है माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के साथ। क्रिस्टा हैज स्पेसिफिक एंजाइम्स। ठीक है, इसके पास स्पेसिफिक एंजाइम होता है जो कि माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन के अकॉर्डिंग ये काम करता है, और साथ में सरफेस एरिया भी इंक्रीज करता है, और इसीलिए इसको हम बोलेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया है ये साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन भी है। आपने 10th में पढ़ा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। अगर हम पर्टिकुलर माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शन लिखेंगे तो आप क्या लिखोगे, इट गिव्स साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। हायर ऑर्गेनिज्म में ये एरोबिक रेस्पिरेशन यहीं पे होती है, और जिसकी वजह से इसमें से एटीपी सिंथेसिस होती है, और ये जो एटीपी है इसको सेल यूज करता है, और हमारी बॉडी या अदर एनिमल्स की बॉडी इसको अलग अलग पर्पसेस के लिए यूज करता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया का पहला फंक्शन, इट गिव्स द एरोबिक साइट इट गिव्स द साइट फॉर एरोबिक रेस्पिरेशन। क्लियर। सो एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इसमें से जो एटीपी सिंथेसिस होती है, एटीपी, इसको बोलते हैं एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। एनर्जी करेंसी क्यों बोलते हैं, जैसे आपके पास पैसा होता है पॉकेट में तो आप खर्च करते हो, जितना पैसा होगा उतना ज्यादा खर्च करोगे। तो सेम वैसे ही हमारी बॉडी के अंदर जो फंक्शंस होती है सेल के अंदर, वो फंक्शन सेल फंक्शंस कंटिन्यू होती है। तो सेल को डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस कंप्लीट करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर एटीपी स्टोर होके रहता है, और वो एटीपी को यूज करता है, इसलिए इसको करेंसी बोलते हैं, मुद्रा। एनर्जी करेंसी मतलब पैसा। सो एटीपी इज कॉल्ड एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। As ATP stored in the mitochondria, so mitochondria is called as the powerhouse of the cell. अगर आपको कोई पूछेगा कि माइटोकॉन्ड्रिया को क्यों पावर हाउस ऑफ द सेल बोलते हैं, बिकॉज एटीपी विच इज नोन एज एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल इज स्टोर्ड इन द माइटोकॉन्ड्रिया, सो माइटोकॉन्ड्रिया इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। पावर हाउस ऑफ द सेल। ठीक है, और साथ में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है इसका खुद का सेल ऑर्गेनेल होता है, जैसे कि क्योंकि इसके अंदर एटीपी सिंथेसिस हो रहा है तो इसको प्रोटीन की जरूरत है, तो प्रोटीन सिंथेसिस होने के लिए इसके अंदर राइबोसोम होता है जो कि 70S। आपने राइबोसोम के बारे में मैंने बताया था कि 70S जो है वो नॉर्मली प्रोकैरियोट्स राइबोसोम होता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के जो अंदर जो द राइबोसोम दैट इज प्रेजेंट इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया contains the ribosome that is 70S, and here S represent the Swedberg unit। बताया था मैंने साइंटिस्ट स्वेडबर्ग के हिसाब से इनको S से डिनोट किया जाता है। तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होता है जो राइबोसोम, उसका यूनिट क्या है 70S। साथ में ये जो माइटोकॉन्ड्रिया है इसके पास खुद का भी डीएनए होता है, और ये डीएनए कहां से निकला होता है, मैट्रिक्स से। सो मैट्रिक्स possesses small circular DNA। तो
तो मैट्रिक्स तो इनर मेम्ब्रेन ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया था, इसमें से एक स्मॉल सर्कुलर डीएनए प्रोसेस करता है, और क्योंकि कभी कभी इसके अंदर आरएनए भी होता है, और क्योंकि राइबोसोम होता है तो ये प्रोटीन भी सिंथेसिस करता है। ठीक है, तो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर राइबोसोम होता है, उसका खुद का सेल ऑर्गेनेल होता है क्योंकि इसको बहुत सारे काम करना पड़ता है, और इसमें जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर इंक्रीज होता है पर सेल टू सेल, दैट इज थ्रू बाइनरी फिजन, फिजन। माइटोकॉन्ड्रिया का जो नंबर बढ़ता है दैट इज थ्रू फिजन। तो ये जो था आपका ओवरऑल माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में था कि ये कैसे हेल्प करता है सेल को अलग अलग फंक्शंस के लिए। तो माइटोकॉन्ड्रिया सेल के अंदर जितने हमने ऑर्गेनेल्स के बारे में डिस्कशन किया था, एक माइटोकॉन्ड्रिया और एक क्लोरोप्लास्ट, ये दोनों डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इनका इनर और आउटर मेम्ब्रेन होती है। तो इनर मेम्ब्रेन का काम क्या है, आउटर मेम्ब्रेन का काम क्या है, ऑलरेडी मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया। आपको एक बार एनसीईआरटी बुक को पढ़ना है, इसमें से अंडरलाइन करनी है और इसके ऊपर नोट्स लिखने हैं कि एक्चुअली इसमें पूछा क्या है, आपको करना क्या है, डिटेल में पढ़ना है। और अगर इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन बन पाता है तो आप बनाएं, और कोई डाउट हो तो आप पूछ भी सकते हैं। So dear students, after mitochondria, now we will discuss about chloroplast, which is another membrane bound structure. So now let's discuss about chloroplast. तो क्लोरोप्लास्ट क्या है, जैसे मैंने आपको बताया अभी माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, क्लोरोप्लास्ट हर प्लांट सेल में अबंडेंटली पाया जाता है। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट लार्ज अमाउंट में हर प्लांट सेल में पाया जाता है और साथ में यूग्लिना में भी पाया जाता है। सो इट इज फाउंड इन ऑल प्लांट सेल्स एंड इन यूग्लिना। यूग्लिना के बारे में मैंने बताया था आपको। यूग्लिना में क्या होता है, क्लोरोफिल पिगमेंट जब होता है वो लाइट को ट्रैप करके फोटोसिंथेसिस करता है। और क्लोरोप्लास्ट और क्लोरोफिल का क्या काम होता है, ये इसका मेन काम होता है कि फोटोसिंथेसिस में प्लांट को हेल्प करता है बाय ट्रैपिंग डिफरेंट इंटेंसिटीज और डिफरेंट वेवलेंथ्स ऑफ सनलाइट को ट्रैप करके इस क्लोरोप्लास्ट के हेल्प से प्लांट क्या करता है, खाना बनाता है। बट क्लोरोप्लास्ट के बारे में हम जानेंगे किसके अंदर, प्लास्टिड के अंदर। तो जो हमारा नेक्स्ट ऑर्गेनेल होगा वो प्लास्टिड है, और प्लास्टिड के बाद हम पढ़ेंगे क्लोरोप्लास्ट के बारे में। ठीक है स्टूडेंट्स, सो जैसे कि आप जानते हो कि ये जो प्लास्टिड होता है मीन्स इसको हम बड़े ही इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। ठीक है, इसको हम इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं क्योंकि ये लार्ज साइज का होता है। प्लास्टिड्स आर लार्ज इन साइज, सो वी कैन easily see through माइक्रोस्कोप के थ्रू हम इसको इजीली देख सकते हैं। किसको, प्लास्टिड को। और ये जो प्लास्टिड होता है इसमें अलग अलग पिगमेंट्स होती है और इस पिगमेंट के हिसाब से इनको डिवाइड करा गया है। क्लोरोप्लास्ट, सेकेंड में हम पढ़ेंगे क्रोमोप्लास्ट, और जो थर्ड में हम पढ़ेंगे वो है ल्यूकोप्लास्ट। ठीक है, हम इनके बारे में डिटेल्स में पढ़ेंगे। तो ओवरऑल आई थिंक आपको प्लास्टिड के बारे में कुछ आइडिया आ गया होगा। प्लास्टिड जो है अलग अलग कलर पिगमेंट कंटेन करता है, ये लार्ज साइज का होता है और हम इसको इजीली माइक्रोस्कोप के थ्रू देख सकते हैं। और ये प्लास्टिड के अंदर तीन कंपोनेंट, मेजर तीन कंपोनेंट होता है, क्लोरोप्लास्ट, देन क्रोमोप्लास्ट, देन ल्यूकोप्लास्ट। सो हम इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे कि क्लोरोप्लास्ट क्या है और ये क्लोरोप्लास्ट का फंक्शन क्या है, देन क्रोमोप्लास्ट क्या है और ल्यूकोप्लास्ट क्या है। क्लोरोप्लास्ट तो ग्रीन कलर का होता है। क्रोमोप्लास्ट के अंदर दो पिगमेंट होता है जिसको कैरोटिनॉइड्स एंड ज़ैंथोफिल्स बोलते हैं। देन
ल्यूकोप्लास्ट कंटेन्स कलरलेस पिगमेंट्स। फिर से ये ल्यूकोप्लास्ट का 3 अलग अलग कंपोनेंट्स होता है जिनका अलग अलग काम होती है। कोई प्रोटीन सिंथेसिस करता है, कोई फैट स्टोर करता है और कोई कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस करता है। तो उस हिसाब से अगर हम देखेंगे तो क्लोरोप्लास्ट के बारे में जानते हैं हम। क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड इसमें प्रेजेंट होता है। तो क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्लोरोफिल एंड कैरोटिनॉइड ये दोनों प्रेजेंट होते हैं और यही है जो लाइट को ट्रैप करता है, ट्रैप्स लाइट, सनलाइट को ट्रैप करता है ताकि जो प्लांट है इस लाइट को यूज करके फोटोसिंथेसिस कर पाए। ठीक है। और क्रोमोप्लास्ट के अंदर होता है कैरोटिनॉइड। इसके अंदर भी कैरोटिनॉइड होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर, और क्रोमोप्लास्ट के अंदर भी कैरोटिनॉइड होता है जैसे कि मैंने आपको बताया। और ये कैरोटीन एंड ज़ैंथोफिल, कैरोटिनॉइड के अंदर कौन सा होता है, कैरोटीन जो कलर देता है, ठीक है, और ज़ैंथोफिल। तो क्रोमोप्लास्ट के अंदर क्या होता है, कैरोटिनॉइड, और कैरोटिनॉइड के अंदर 2 चीजें होती है, एक होता है कैरोटीन और दूसरा होता है ज़ैंथोफिल्स। इसमें अदर कलर्स भी होती है और मेनली ये प्लांट को ग्रीन कलर के अलावा दूसरा कलर देता है जैसे कि येलो, ऑरेंज एंड अदर कलर्स, लाइट ग्रीन, ठीक है, येलो, ऑरेंज, लाइट ग्रीन, ऐसे ही अलग अलग कलर आता है। रेड कलर भी विजिबल इसी की वजह से ही होता है। तो कैरोटीन और ज़ैंथोफिल कॉमन अंडर कैरोटिनॉइड। कैरोटिनॉइड इज अगेन कॉमन, कैरोटिनॉइड जो है वो क्रोमोप्लास्ट के अंदर आता है। और ये कैरोटीन और ज़ैंथोफिल की प्रेजेंस होने की वजह से जो हम कलर देखते हैं प्लांट्स में, आपने देखा होगा अलग अलग कलर्स जो विजिबल होती है। कभी कभी एक एक प्लांट का पत्ता आपने देखा होगा रेड दिखता है, येलो दिखता है, ठीक है, ऑरेंज दिखता है। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि उसमें कैरोटीन और ज़ैंथोफिल प्रेजेंट होता है। नेक्स्ट आता है आपका ल्यूकोप्लास्ट। ये कलरलेस पिगमेंट होते हैं, ठीक है। आपको याद रखना है कि ल्यूकोप्लास्ट जो है वो कलरलेस प्लास्टिड्स होती है और ये साइज में भी वैरी करता है। इनका कोई कलर नहीं होता है। कलरलेस प्लास्टिड्स आर कॉल्ड एज ल्यूकोप्लास्ट, ठीक है। इनका कोई कलर नहीं होता है बट ये डिफरेंट टाइप ऑफ फूड न्यूट्रिशन को स्टोर करता है। न्यूट्रिशन स्टोर करना इसका काम होता है। और इसके अगेन 3 डिफरेंट पिगमेंट्स होते हैं जैसे कि आपका हो गया इलायोप्लास्ट, अमाइलोप्लास्ट एंड अलेरियोप्लास्ट, ठीक है। तो एक हो गया आपका इलायोप्लास्ट, देन आता है आपका अल्यूरोप्लास्ट, इलायोप्लास्ट, देन आपका आ गया अलेरियोप्लास्ट और एक आ गया आपका अमाइलोप्लास्ट, ठीक है। तो ये जो इलायोप्लास्ट होता है इसके अंदर क्या स्टोर होता है, इलायोप्लास्ट के अंदर स्टोर होता है ऑयल एंड फैट, ठीक है। इसके अंदर होता है ऑयल एंड फैट, इसके अंदर होता है कार्बोहाइड्रेट और इसके अंदर होता है प्रोटीन। तो मतलब प्लांट से जो हमें अलग अलग न्यूट्रिएंट्स और फूड मटेरियल्स मिलते हैं वो इन्हीं की वजह से मिलती है। जैसे कि इलायोप्लास्ट हो गया, अल्यूरोप्लास्ट हो गया और अमाइलोप्लास्ट हो गया। कहीं पे ऑयल एंड फैट स्टोर होता है। तो जिन प्लांट से हमें ऑयल मिलती है तो उसमें ज़्यादा अमाउंट में ये इलायोप्लास्ट प्रेजेंट होता है और जिससे हमें प्रोटीन मिलती है तो उसमें ज़्यादा प्रेजेंट होता है अल्यूरोप्लास्ट। और अमाइलोप्लास्ट की प्रेजेंस की वजह से हमें कार्बोहाइड्रेट मिलती है, ठीक है। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के लिए आपका टॉपिक इतना ही है, फिर ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम क्लोरोप्लास्ट के बारे में और डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने बस थोड़ा सा हिंट दिया है कि क्लोरोप्लास्ट क्या है। एक्चुअली क्लोरोप्लास्ट जो है ये एक डबल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर है। इसको हम डायग्रामेटिकली अच्छे से समझेंगे, फिर आपका वीडियो बड़ा हो जाएगा, आप देख नहीं पाओगे। इसलिए जितना भी बताया गया उसको अच्छे से लर्न करना है और इसके ऊपर नोट्स बना के भेजनी है और साथ में अगर पॉसिबल हो तो क्वेश्चंस भी बना